विद्यार्थियों, आज हम किन्स के मॉडल का इक्वेशन के फॉर्म में किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है नट सेल के अंदर, संक्षिप्त के अंदर, उसकी व्याख्या करेंगे ताकि जो इसका विस्तृत मॉडल है उसको शॉर्ट में समीकरणों के आधार पर किस प्रकार से समझा जा सकता है। किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी समड अप इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशनल मॉडल एज डेवलप्ड बाय डी ऑस्कर लेंज ने ये समीकरण प्रतिपादित की है। चार बेसिक इसकी समीकरण है। पहली समीकरण जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन पर है, यानी m इज द फंक्शन ऑफ i एंड y। जैसा कि इसकी विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत बताया गया था कि जो सौदा एवं सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है, जबकि सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती है। अर्थात जो टोटल मनी डिमांड होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और आय के स्तर से प्रभावित होती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, जबकि वाई और एम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन को दर्शाता है। सेकेंड, कंजप्शन फंक्शन। सी इज द फंक्शन ऑफ वाई एंड आई। वाई आय का स्तर है, यानी आय में वृद्धि होने पर कंजप्शन में वृद्धि होती है, ये तो बात है ही है। और लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी परिवर्तन होने पर कंजप्शन प्रभावित होता है। सी एंड वाई राइज एंड फॉल टुगेदर, अर्थात कंजप्शन और आय में कमी एवं वृद्धि साथ साथ होती है। वो अलग बात है कि वो एमपीसी के अनुरूप होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड आई किन्स वाज नॉट सर्टेन, अर्थात कंजप्शन और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में वास्तव में क्या संबंध होता है, इसके लिए किन्स जो है वो सर्टेन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ना होकर के ये रिलेशनशिप जो होती है वो बिल्कुल ही इनडायरेक्ट होती है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंजप्शन, यानी कंजप्शन को बढ़ा करके भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आई राइज एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, ब्याज की दर में कमी होने पर आई में वृद्धि होती है। अगेन, गिवन द स्टेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अगर लोगों की प्रत्याशाएं दी हुई है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में वृद्धि होने से सी राइज होता है एंड फॉल्स एज सी फॉल्स, यानी अगर भविष्य की प्रत्याशाओं को स्थिर मान लिया जाए तो कंजप्शन में वृद्धि होने पर एमईसी में वृद्धि होती है और कंजप्शन में कमी होने पर एमईसी में कमी होती है। इसलिए कंजप्शन जो है वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। फोर्थ इक्वेशन, इनकम एक्सपेंडिचर इक्वलिटी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के योग के बराबर होती है। चार समीकरण है महत्वपूर्ण रूप से, और किन्स के जो सिद्धांत है इफेक्टिव डिमांड थ्योरी, उसको इस फिगर के रूप में भी आसानी से समझाया जा सकता है कि जैसा आपको शुरुआत में बताया गया था कि किन्स के अनुसार एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो तीनों बराबर होते हैं। टोटल आउटपुट, टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव डिमांड और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो सब बराबर होते हैं। ये इफेक्टिव डिमांड जो है वो दो पर निर्भर करती है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। जैसा कि आपको बताया गया है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो होता है वो अल्पकाल में स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि यह तकनीकी कौशल पर निर्भर करता है और तकनीकी कौशल अल्पकाल में स्थिर रहता है। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले कंजप्शन पर, बाद में इन्वेस्टमेंट पर और थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर। एक्चुअल में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस होता है, यानी ये स्थिर होता है। सरकार कितना खर्च करेगी वो एक बार तय हो जाता है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो होगा वो मुख्यतः कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर प्रभावित होता है। अब कंजप्शन किस बात पर निर्भर करता है? कंजप्शन मनी इनकम यानी आय अगर बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ेगा,
लेकिन वो निर्भर किस पर करता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी व्यक्ति खर्च करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो वो उसका 90% खर्च कर देगा, और अगर उसकी एमपीसी कम है तो वो 80% ही खर्च कर पाता है। ये जो एमपीसी है वो अगर अपन सी अपॉन वाई करते हैं, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम, तो एपीसी हो जाएगा। लेकिन अगर आय में वृद्धि के कारण कंजप्शन में होने वाली वृद्धि के अनुपात को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बराबर एमपीसी। इसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सी अपॉन वाई को हम कहेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो दो प्रकार का फैक्टर हो गया, एक सब्जेक्टिव फैक्टर और दूसरा ऑब्जेक्टिव फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर के अंदर रुचि, इच्छा, ये सारी चीज़ें आती है, और ऑब्जेक्टिव फैक्टर के अंदर वो इनकम है, इनकम में कमी या वृद्धि से वो प्रभावित होती है। सेकेंड पार्ट है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो पूंजी की सीमांत दक्षता पर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फिर से दो बातों पर निर्भर करती है, यानी सप्लाई प्राइस कितनी है, अगर सप्लाई प्राइस ज़्यादा है तो एमईसी कम हो जाएगी, सप्लाई प्राइस कम है तो एमईसी ज़्यादा होगी। दूसरा पर्सपेक्टिव ऑफ यील्ड्स, यानी पूंजी की एक इकाई को लगाने से कितना प्रतिफल मिलेगा, अगर प्रतिफल ज़्यादा मिलता है तो एमईसी ज़्यादा होगी, अगर प्रतिफल कम मिलता है तो एमईसी कम होगी। यानी पर्सपेक्टिव ऑफ यील्ड्स के साथ इसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और सप्लाई प्राइस के साथ इसकी नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब ये जो यील्ड्स वाला है, यानी पूंजी को लगाने से कितनी मात्रा में धन प्राप्त होगा या रिटर्न्स प्राप्त होगा, ये एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करता है, प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है। अगर व्यापारी ये सोचते हैं कि इस अमुक उद्योग में पैसा लगाने से अच्छा रिटर्न मिलता है तो एक्सपेक्टेशन अच्छा है, और पर्सपेक्टिव ऑफ यील्ड्स जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अल्पकाल में ये एक्सपेक्टेशंस स्थिर रहती है, लॉन्ग टर्म में ही इन एक्सपेक्टेशंस का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये अल्पकाल में स्थिर रहती है इसलिए इस यील्ड्स को अपन स्थिर मान लेते हैं, और ये एमईसी जो होगी वो केवल सप्लाई प्राइस पर ही निर्भर करती है। यानी सप्लाई प्राइस और एमईसी के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। सप्लाई प्राइस अगर अधिक है तो एमईसी कम होगी, सप्लाई प्राइस अगर कम है तो एमईसी आपके अधिक होगी। सेकेंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी सप्लाई और मनी डिमांड के द्वारा तय होता है, और मनी सप्लाई जो होती है वो बैंक अथॉरिटीज यानी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा डिसाइड होती है, इसलिए उसको स्थिर माना जाता है। मनी डिमांड जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहलाता है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस के तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। जैसा कि ये है कि ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव जो होते हैं वो आय के स्तर से प्रभावित होते हैं, यानी आय के स्तर में वृद्धि होने पर इन दोनों उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग में ज़्यादा वृद्धि होगी। और स्पेकुलेटिव मोटिव जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मनी डिमांड जो होगी वो कम होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मनी डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी। इस प्रकार से ये इफेक्टिव डिमांड थ्योरी का जो चार्ट है वो पूरा का पूरे सिद्धांत को एक साथ समझाता है। इसका अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है और ये आपके एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है वो ई होगा, लेकिन जो संतुलन का स्तर होता है वो जस्ट इससे पहले हो जाता है, क्योंकि हमने ये कहा है कि जितनी आय होती है उतना का उतना व्यक्ति कंजप्शन नहीं करता है, उसकी कुछ वो सेविंग करता है। सेविंग जब करेगा तो कंजप्शन और उसके बीच में जो अंतराल होता है वो अंतराल ये होगा ए और ई के रूप में। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हमको इसके लिए इन्वेस्टमेंट की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो इस लेवल को N1 को बढ़ा करके L2 कर सकते हैं, तभी जा कर के जो है वो रोजगार एवं आय के स्तर में वृद्धि हो सकती है। थैंक यू।